आज हम बात करेंगे 5ST के बारे में और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। इनके फिजियोलॉजिकल रोल को भी कंप्लीट करेंगे दोनों के, और जो क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूजेस, एडवर्स इफेक्ट पूछा गया है किसका, 5ST एंटागोनिस्ट का, यानी कि रोल तो सेरोटोनिन के हो गए, अभी बताऊंगी कैसे, और इसका जो इसके एक्शन को जो रोकेंगे उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। बट प्रोस्टाग्लैंडिन्स का हमें सिर्फ फिजियोलॉजिकल रोल देखना है, क्या होता है उनका पूरा, क्या कैसे उसके अगेंस्ट में क्या काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें इसमें नहीं पढ़नी है। वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, आप देखोगे जो चैप्टर सेकंड में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे भी बताऊंगी थोड़ा बहुत। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने हिस्टामिन को पढ़ा था, थोड़ा हिस्टामिन के बारे में देख लेते हैं। हिस्टामिन से क्या कि ऑटोकॉइड्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो, ये जो ऑटोकॉइड्स होते हैं इनके अंदर ही हमारे हिस्टामिन, 5ST, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह आते हैं। तो ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं हमारे, ये सेल्फ हीलिंग सब्सटेंस होते हैं। अगर किसी जगह पे रिलीज हो रहे हैं, एक तो ये इन्हें लोकल हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर साइट पे रिलीज होते हैं, वहीं पे ही बनते हैं। ठीक है, वहाँ पे रिलीज होंगे, अपना एक्शन दिखाएंगे, और फिर वहीं पे ही उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, खत्म हो जाते हैं उस जगह पे, फिर दोबारा से बनते हैं ये। ठीक है, तो एक तरीके से ये हो गया कि ऑटोकॉइड्स हमें पता चल गया क्या है। उसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन देखी थी ऑटोकॉइड्स की, जिसमें हमारा एमाइन ऑटोकॉइड्स था, लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स पढ़े थे, और एक पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स पढ़ा था। ठीक है, तो हमारा जो अमाइन था उसमें आता है हिस्टामिन, और ये जो 5ST है ये भी उसी के अंदर आता है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये हमारा लिपिड डेरिवेटिव्स के अंदर आता है, लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड में, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं 5ST के बारे में थोड़ा। इसका जो 5ST का रोल आप पढ़ोगे, ये हमारा हिस्टामिन से पूरा मिलता जुलता है, बट एक आध जगह पे ऐसा है कि अपोजिट काम कर रहा है। जैसे हिस्टामिन में आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जो H2 हिस्टामिन रिसेप्टर है, H2, वो क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन करवाता है ना, यानी HCl का, इन सब का। बट ये जो सेरोटोनिन होता है हमारा 5ST, ये इसको इनहिबिट कर देता है। क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, यानी रोक देता है। तो बस वहीं से इसका थोड़ा बहुत अपोजिट है वर्क, और नहीं तो ये पूरा हिस्टामिन के जैसा ही काम करता है। तो चलो देखते हैं फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ 5ST। यानी कि क्या कहते हैं 5ST की फुल फॉर्म, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। ठीक है, तो 5ST को और क्या बोला जाता है, सीरोटोनिन। अभी बताया मैंने, इसको हम सीरोटोनिन भी बोलेंगे। और ये क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है, ये न्यूरोनल जो सिग्नल्स होते हैं उनको आगे ट्रांसफर करते रहते हैं, ट्रांसमिट करते रहते हैं। जैसे कि फिर कोई सेंसेशन होती है हमको, तो हमारे ब्रेन तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। जैसे कहीं हमारे चोट लग गई, या टच भी हो गया, कुछ कोई चीज़, कोई गर्म जो है ऑब्जेक्ट है, या कोई भी थिंग है, वो अगर छू ली तो हमारे ब्रेन तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू सारा काम चल रहा होता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर तो है, लेकिन दो जगह पे। एक तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम में, एंटेरिक का मतलब है ऐसे न्यूरॉन्स जो हमारी किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ी हुई है, इंटेस्टाइन से। ठीक है, इंटेस्टाइनल नर्व्स जो होती है हमारी, वहां पे। ठीक, और दूसरा क्या है, CNS से। तो दो जगह से इसका रोल है। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोड्यूसेस वेजो कंस्ट्रिक्शन, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको ये कंस्ट्रिक्ट कर देता है। देन और हमारा क्या है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रोक देता है। ठीक है, ये तो बताया ही था आपको। स्टिमुलेशन ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल में जैसे हमारा हिस्टामिन था वो कॉन्ट्रैक्शन करा रहा था, यानी ब्रोनकाई में कॉन्ट्रैक्शन हो गया हमारा। ठीक है, इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट तो अच्छी होगी, लेकिन गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रोक देंगे, है ना। म्यूकस प्रोडक्शन तो ये अच्छा करेंगे, लेकिन गैस्ट्रिक सिक्रीशन पे काम नहीं करेंगे। तो एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे समझो कि आप अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख के आओ। ठीक है, नोट्स तो आपको ये मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, पर कोशिश किया करो कि इसके अलावा थोड़ा बुक से भी पढ़ा करो। जो भी आप बुक ले रहे हो, रेफरेंस बुक या कोई भी टेक्स्ट बुक आप ले रहे हो, पढ़ रहे हो, उससे तो ये चीज़ें अगर आपने यहाँ पे पढ़ ली, वहाँ पे पढ़ ली, तो दोनों मिक्स होकर आप और अच्छा एग्जाम में लिख के आओगे। ये नहीं कि एक यूट्यूब पे ही पूरा डिपेंड हो गए, ऐसे नहीं करना है, आपको बुक भी पढ़नी है। ठीक है, आपको पता भी तो चले ये कुछ सही भी बता रही है या कुछ गलत भी बता रही है। ऐसे थोड़ी बस कि डी फार्मा ले लिया और बस ऐसे ही पढ़ते चले गए और हो गया काम, नहीं, ऐसे मत करना, फिर तो फार्मा करो ही मत। ठीक है, और हाँ, बस अगर अपना काम करना है, बट उसके लिए भी तो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। कैसे अपना काम कर लोगे, उसके लिए भी नॉलेज चाहिए। तो अच्छे से बस पढ़ो, ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम के लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ क्या सारे, ये हमने भी ऐसे ही किया है कि सीधा एग्जाम टाइम में पढ़ लिया है, बट अब उसका नुकसान देखने को मिलता है। ठीक है,
और जीआईटी में देखो क्या है, ये प्लांट एनिमल दोनों में मिलते हैं। जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो पूरा जीआईटी है हमारा ईसोफेगस से लेकर इंटेस्टाइन तक, वहाँ पे ये लोकल हार्मोन की तरह काम करते हैं। जीआई मोटिलिटी जो मूवमेंट है जीआईटी की गट की हमारी, उसको ये अच्छा रखते हैं और सिक्रीशन पे भी काम करते हैं। यानी सिक्रीशन कौन सा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को ही रोकते हैं, और जो इंटेस्टाइन से जूसेस वगैरह निकल रहे हैं सिक्रीशन, उनमें तो ये हेल्प करते ही हैं। ठीक है, और ब्रेन में क्या रोल है इनका, मूड को अफेक्ट कर देते हैं, एपिटाइट भूख को बढ़ा देते हैं, है ना, भूख पे काम करते हैं, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन चलता रहता है, डिक्रीज इंक्रीज होता रहता है, और स्लीप, ठीक है, स्लीप को भी अच्छा करेंगे या फिर बेकार भी करेंगे, तो ब्रेन पे ये काम भी होता है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे थे कि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर है जो इंटेस्टाइन के साथ साथ कहाँ, सीएनएस, दोनों जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, और हाँ, इनको आप अगर और अच्छे से लिख कर आना चाहते हो एग्जाम में, मैंने तो वो सोचा कि थोड़ा कम में ही मैं कंप्लीट कर दूं, बट बताऊं आपको सारा, तो आप ऐसे लिख के आ सकते हो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन पे क्या रोल है, ब्लड वेसल डाल दिया तो वेजो कंस्ट्रिक्शन लिख कर आ गए, और जीआईटी पे क्या है, तो जीआईटी पे है तो फिर वहाँ पे ये मोटिलिटी के बारे में अंदर लिख दिया, फिर एक ब्रेन पॉइंट डाला और उसके अंदर ये सारे पॉइंट डाल दिए, फिर हार्ट में ये, जैसे आपने और भी मेरे लेक्चर्स में देखा है कि पहले हेडिंग फिर उसके अंदर सब हेडिंग। ठीक है, वैसे भी आप करके आ सकते हो। अब हार्ट पे क्या है, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। क्रोनोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जो हार्ट रेट होती है उसको बोलते हैं हम। ठीक है, हार्ट रेट। और आइनोट्रॉपिक का मतलब होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये होता है। तो हार्ट पे पॉजिटिव है, यानी कि हार्ट रेट को भी बढ़ाएंगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट में उसको भी बढ़ाएंगे। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा ये ऐसे काम करता है। ठीक है, तो ये बीपी बढ़ाते भी है, एक टाइम आता है बीपी कम भी करते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगी इसमें। देख लो पहले यहाँ पे, ये भी फिजियोलॉजिकल रोल में ही आ जाता है। फिर उसके बाद सिंथेसिस स्टोरेज आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये मिल कहाँ से रहा है, हमें सेरोटोनिन आ कहाँ से रहा है। जैसे ही हम सेरोटोनिन को आईवी इंजेक्शन से देते हैं तो ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ट्राइफेजिक यानी कि 3 फेज वाला रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। क्या होता है उसमें कि सबसे पहले तो अर्ली फॉल यानी डिक्रीज हो जाएगा बीपी। क्यों? क्योंकि जो कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स हो गया है, कोरोनरी यानी कि हार्ट में कीमो रिफ्लेक्स होता जा रहा है, यानी कि डायलेशन हो रहा है, ठीक, वहाँ पे हार्ट में, तो उसकी वजह से बीपी डिक्रीज हो गया है। और राइज इन बीपी, फिर अचानक से क्या हुआ है, बीपी बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन भी हो रहा है वहाँ पे। फिर उसके बाद प्रोलॉन्ग, बहुत लंबे समय तक फॉल इन बीपी हो गया है। क्यों? क्योंकि आर्ट्रियोलर डायलेशन हो गया है, क्योंकि जो आर्टरी है उसमें डायलेशन हो गया है, कोरोनरी आर्टरी हो गई। ठीक है, तो इस वजह से बीपी बढ़ रहा है और कम हो रहा है, तो यानी कि इसका ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स है। 2 फेज में डिक्रीज कर रहा है, सिर्फ जो सेकंड वाला है उसमें बीपी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल रोल। अब हम टाइप्स से पहले एक बार फिर से सिंथेसिस दिखा देती हूँ। देखो फिर से क्या, अभी तो मैंने ये दिखाया ही नहीं है आपको, सिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि सबसे पहले लोकेशन कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, कौन? सेरोटोनिन या 5-HT, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। तो ये हमारा एंटेरोक्रोमैफिन सेल होते हैं जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे हमारे सेरोटोनिन पाया जाता है, वहीं से ये रिलीज होता है। फिर ऑल्सो ऑन प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स में भी है, ब्रेन स्टेम पे भी पाया जाता है, और मास्ट सेल में भी ये हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के सेल तो हमने देखा। प्लेटलेट भी क्या है? सेल है ना, ब्लड सेल है, वहाँ पे भी है, एंटेरोक्रोमैफिन जीआईटी में भी है, ब्रेन स्टेम में भी है, और मास्ट सेल में भी पाया जाता है। सिंथेसिस देखो, इसकी सिंथेसिस क्या है कि 1 ट्रिप्टोफैन, तो ये क्या है, एक ट्रिप्टोफैन हमारा क्या है, अमीनो एसिड है, केमिकल स्ट्रक्चर है इसका ये। फिर जैसे ही हम इस पे हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन यानी OH ग्रुप इसके केमिकल स्ट्रक्चर में ऐड होता होगा, तो उसकी वजह से हमारा क्या बन जाता है, 1,5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बन जाता है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन बन गया है, हाइड्रोक्सी लग गया है। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो उसमें से निकल जाएगा। तो जैसे ही वो यहाँ से निकलेगा तो हमारा ट्रिप्टामीन बन जाएगा। तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन बन चुका है, किससे? ट्रिप्टोफैन से। तो ये प्रिकर्सर हो गया हमारा, जिससे ये बन रहा है अमीनो एसिड से। ठीक है, ये हो गया। और अब आगे देखते, देखो रिलीज स्टोर्ड इन वेसिकल में स्टोर होता है, और रिलीज होता है एक्सोसाइटोसिस से। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है कि जिसमें सेल में से कंटेंट जो है बाहर आ जाना है ना, ये इन सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये स्टोर है, और बाहर कब आएगा, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी कि हमारे
न्यूरोट्रांसमीटर अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, सोडियम का इन्फ्लक्स होने लग जाता है, पोटेशियम का डीपोलराइजेशन जैसी होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है जैसे ही सेल्स में, तो सेल का जो कंटेंट है वो रिलीज हो जाता है, तो तब जाके हमारा क्या रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो कहीं भी अगर एक्सोसाइटोसिस लिखा है तो समझना कि वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। टाइप्स देखते हैं अब 5HT रिसेप्टर के। देखो 5HT वैसे तो ये 7 होते हैं और 5HT1 में भी बहुत सारे होते हैं, फर्दर ABCEPF करके ऐसे ही 5HT2 के अंदर भी है। ठीक है, 5HT3 4 और 5 से 7 तक हमारे ये, ठीक है, यानी 7 यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको 4 भी पता है तो भी बहुत है ना। क्यों अब इनको क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ से ही आपका क्या होगा कि जो एंटागोनिस्ट होंगे वो आपके डिसाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से आपको फंक्शंस पता चल जाएंगे कि अगेंस्ट में अब क्या काम होगा। तो 5HT1 जो है ये हमारा ब्रेन में पाया जाता है, ऑटो रिसेप्टर है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे सेरोटोनिन ब्रेन स्टेम में भी प्रेजेंट है, तो ये ब्रेन में भी हमारा प्रेजेंट है। 5HT1 भी और 3 भी हमारा ब्रेन में भी है, और हमारे जो सोमैटिक होता है ना, नर्व एंडिंग सोमैटिक क्या होती है, जो हमारे कंट्रोल में हमारी नर्व्स है, मूवमेंट जहाँ पे हो पा रही है तो वो सोमैटिक है, वहाँ पे भी हमारा कौन सा वाला प्रेजेंट है, 5HT3। तो मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो ये वाला भी ब्रेन से रिलेटेड है हमारा, है ना, और 5HT1 भी। ठीक है, ऑटो रिसेप्टर भी बोलते हैं हम 5HT1 को। क्यों, क्योंकि ये ऑटो रेगुलेशन का काम करता है। अगर रिलीज बहुत ज़्यादा हो गया है 5HT का तो ये उसे इनहिबिट भी कर देता है। ठीक है, और ड्रग हमारी कौन सी दी जाती है, ये एगोनिस्ट है, 5HT पे जो काम करेगी एंजाइटी को ख़त्म कर दी। अगर एंजाइटी इनकी वजह से हो भी रही है तो एंटी एंजाइटी का काम करेगी। ठीक है, 5HT2 देखते हैं। 5HT2 क्या है हमारा, फाउंड इन स्मूथ मसल, स्मूथ मसल में पाया जाता है। कौन कौन सी, जैसे इंटेस्टाइन की, यूट्राइन की, ब्रोंकियल की, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करता है कौन, 5HT। ठीक है, सेरोटोनिन हो गया ये। उसके बाद ब्रेन में देखो, और सोमैटिक नर्व एंडिंग्स में भी पाया जा रहा है, वहाँ पे ये इमेसिस है ना, यानी कि वोमिटिंग और नोजिया को इंड्यूस कर देता है। और 5HT4 हमारा स्मूथ मसल जो गट की होती है ना हमारे इंटेस्टाइन की, ये वहीं पे पाया जाता है 5HT4। ठीक है, और 5HT5 से 7 मेनली ये ब्रेन में ही होता है और ये एंजाइटी कॉज करते हैं। तो देखो 5 से 7 वाले एंजाइटी कॉज कर रहे हैं, और जो 5HT1 पे एगोनिस्ट होता है, सेरोटोनिन की तरह जो काम करेगा, बुस्पिरोन है ना, जो बाहर से देंगे, वो एंजाइटी को कम कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिसेप्टर्स के बारे में। अब रिसेप्टर से ही हमारे एंटागोनिस्ट तैयार हो जाएंगे, तो इसीलिए ये आपको बताया गया है। यहाँ पे देखो दिखाती हूँ अभी मैं, ये देखो क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूजेस और एडवर्स इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम 5HT एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, अब जो भी सेरोटोनिन का हमने फंक्शन पढ़ा, रोल पढ़ा, ये उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, है ना, या तो रोक देंगे या कम कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो अगेंस्ट में काम करेंगे उसके। तो सबसे पहले 5HT1 एंटागोनिस्ट है। अब हमने देखा कि 5HT1 देखो हमारा मेनली कहाँ पे है, ये ब्रेन में है। तो 5HT1 एंटागोनिस्ट हमारा क्या, ब्रेन पे जो अगर ये एंजाइटी कॉज कर रहे हैं ज़्यादा तो ये एंटी एंजाइटी का काम कर देंगे, या फिर ब्रेन की और कंडीशन जैसे और डिजीज़ है, बाइपोलर डिजीज़ एंड साइकोटिक डिजीज़ हो गई, साइकोसिस हो गया, है ना, ब्रेन काम नहीं कर पा रहा है अच्छे से। ठीक है, तो उस केस में भी हम क्या दे देंगे, 5HT1 एंटागोनिस्ट दे देंगे। जैसे कि कौन सा हो गया, रिस्पेरिडोन है, कीटानसेरिन है, सिप्रोहेप्टाडीन है, क्लोजापीन है, ओंडेनसेट्रॉन है। ओंडेनसेट्रॉन वोमिटिंग को रोकने के लिए दिया जाता है, तो ये 1 पे भी काम करता है, 5HT1 पे भी को भी रोक देता है, और 5HT3 को भी, मेनली 5HT3 पे काम करता है। 5HT2 हमने पढ़ा था, देखो ये क्या करते हैं, स्मूथ मसल में पाए जाते हैं और इंटेस्टाइन, यूट्राइन, ब्रोंकियल इनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। अगर ये इनकी कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो अब ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन को रोक देंगे, है ना, तो डायलेट करने का काम कर देंगे। जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन हो गया, एर्गोटामीन हो गया, मेथिसरजाइड हो गया, सिप्रोहेप्टाडीन हो गया। तो सिप्रोहेप्टाडीन 1 पे भी काम करेगा और 2 पे भी एक्शन को इनहिबिट कर देगा सेरोटोनिन के। ठीक है, जो एर्गोटामीन होता है ये माइग्रेन के केस में बहुत ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, और सिप्रोहेप्टाडीन ये ब्रेन पे तो काम कर रहा है, उसके साथ साथ ये एक एपिटाइजर भी होता है, यानी ये भूख बढ़ाने के लिए भी दिया जाता है बच्चों को और एल्डर में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सिप्रोहेप्टाडीन के बारे में। ये हमने जब एंटीहिस्टामिन पढ़ा था उसमें भी हमारा H1 एंटागोनिस्ट जो थे, H1 एंटीहिस्टामिन थे, वहाँ पे भी फर्स्ट जनरेशन में सिप्रोहेप्टाडीन भी था।
ठीक है। 5-HT3 एंटागोनिस्ट में सिसाप्राइड हो गया, मीटोक्लोप्रोमाइड हो गया, ऑन्डेंसेट्रॉन हो गया, ठीक है, जो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक दोनों नर्व एंडिंग पे काम करेंगे। देन उसके बाद 5HT, ये HT लिखा हुआ है 4 एंटागोनिस्ट, इसमें सिसाप्राइड आता है, ठीक है। अब क्लिनिकल यूज देख लेते हैं। अब जो सेरोटोनिन इंड्यूस कर रहा था ये अब उसी काम को क्या करेंगे, रोक देंगे। हाँ, वही इनका रोल है। देखो क्लिनिकल यूजेस में अगर हम देखें तो नोजिया एंड वॉमिटिंग जो होगी उसको ट्रीट करेंगे, जैसे सर्जरी हुई है या कोई कीमोथेरेपी चल रही है कैंसर के केस में, तो वहाँ पे ये क्या करेंगे, नोजिया है ना, जैसे चक्कर आना है, फिर मन घबराना और वोमिटिंग हो गई, उल्टी आना, ये उसको ट्रीट कर देंगे, ठीक है। तो कब कौन क्या देंगे हम उस टाइम पे, ऑन्डेंसेट्रॉन दे देंगे। माइग्रेन को भी ट्रीट करते हैं, जैसे मेथिसरजाइड ड्रग हो गई हमारी, एर्गोटेल्क्लॉइड है, ये ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है माइग्रेन के केस में, एर्गोटेल्क्लॉइड है ना, तो एर्गोटामीन हो गया, ये सब है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्या हमारा जो सीरोटोनिन था वो गट की मोटिलिटी को बढ़ा रहा था, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा था, अब ये क्या करेंगे, ये रिड्यूस कर देंगे गट की मोटिलिटी को, है ना। तो जो इरिटेशन हो रही होगी हमारे इंटेस्टाइन में, बोवल में, है ना, मान लो एब्डोमिनल पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो ये उनको ठीक कर देंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो दर्द होगा, तो वो रिड्यूस हो जाएगी, किसकी वजह से, सेरोटोनिन के एंटागोनिस्ट देने की वजह से, ठीक है। उसके बाद एंजाइटी डिसऑर्डर है ना, तो उस केस में भी एंजाइटी से भी रिलीफ करवाएंगे, ठीक है। डिप्रेशन के को ट्रीट करेंगे, कौन, हमारे 5HT एंटागोनिस्ट। एंटीसाइकोटिक डिसऑर्डर में भी दिया जाता है, जिसमें शिजोफ्रीनिया अगर हो गया है, स्किजोफ्रीनिया बोल लो, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए देते हैं। या स्किजोफ्रीनिया क्या है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, बायोपोलर भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। दोनों ही केस में क्या होता है ना, वो पर्सन अच्छे से, पेशेंट जो होता है स्किजोफ्रीनिया का, वो हेलुसिनेट हो जाता है, वो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है उसको, बिल्कुल इमेजिनेशन में चला जाता है, डिल्यूजन हो जाता है कि मतलब झूठी चीज़ें भी उसे रियलिटी लगने लग जाती है, सच्ची लगने लग जाती है। ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हो जाती है ब्रेन की, है ना, बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, यानी कि एक तरीके से मैनिक कंडीशन हो जाती है, यानी कि पागल हो जाना, है ना। तो वो स्किज़ोफ्रेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर है, उसको ठीक करने के लिए भी हम क्या देते हैं, 5HT एंटागोनिस्ट देते हैं। 5HT 1 वाले दे दिए, जैसे रिस्पेरिडोन हो गया, ठीक है, क्लोजापिन हो गया, ये ड्रग हम दे देते हैं। और एडवर्स इफेक्ट देखें तो क्या है, देखो जैसे ड्राउजीनेस, एकदम बिल्कुल ऐसे जैसे नींद नींद में रह रहे हो, चक्कर आ रहे हैं बहुत, है ना, वेट गेन, ये जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे ये रिस्पेरिडोन हो गया, क्लोजापिन, ये वेट गेन में भी हेल्प करती है, मतलब इनसे वेट गेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं लोग, तो ये एक एडवर्स इफेक्ट है। कन्फ्यूजन बढ़ जाना, वीकनेस हो जाना, चेस्ट पेन, तो कि कोई अगर सीवीएस डिजीज़ है किसी को, कार्डियोवास्कुलर वगैरह, लाइक हाइपरटेंशन है किसी को या एंजाइना है, तो उस केस में हम, हाँ, 5HT एंटागोनिस्ट को प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। इश्कीमिया हो गया, हाइपरटेंशन, तो इस केस पे हमें नहीं देना है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, इनको लेने से ये हो रहा है। देन अब चलते हैं हम किस पे, देखो इजी था, कुछ मुश्किल नहीं था, बस अच्छे से समझने की कोशिश करो तो आपको ये समझ आ जाएगा। अगर आपको रोल पता है कि वो रिसेप्टर भी पता है आपको कि कोई मान लो ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स है जिस जगह पे हमारी ड्रग आके या कोई भी चीज़ सब्सटेंस आके बाइंड होता है, जैसे सेरोटोनिन मान लो बाइंड हो रहा है वहाँ पे, तो वो अपना एक फिजियोलॉजिकल रोल प्ले कर रहा है। तो रिसेप्टर्स अगर आपको पता है कहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, तो आप जो भी उसकी एंटागोनिस्ट यूज़ हो रहे हैं क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो आप लिख के आ जाओगे, उसमें आपको मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ रोल बताने हैं। तो ये क्या था हमारा, एक तो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है, बता देती हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं हमारे, अभी बताया था, ये क्या होता है, लिपिड डिराइव्ड है, लिपिड डिराइव्ड हैं, फैटी एसिड होते हैं इनके अंदर, ठीक है। 20 कार्बन से बने हैं, यानी कि इनके अंदर एक तो अनसैचुरेटेड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और ये जो प्रोस्टा वर्ड है, पहले माना गया था कि ये शायद प्रोस्टेट से पता लगा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, बट और आगे इसके ऊपर फर्दर स्टडी होती गई, तब जाके पता चला कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है हमारा, ये कहाँ से मिल रहा है। देखो जो एनसेड जब आप पढ़ोगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगी, देखो मेम्ब्रेन होती है हमारी, सेल मेम्ब्रेन है जैसे, वो किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड की बनी है। तो वहाँ पे क्या है, फॉस्फो
लिपिड है, ठीक है, दिख रहा है, ये है फॉस्फोलिपिड है। तो वहाँ पे एक एंजाइम काम करता है फॉस्फोलाइपेज। अब ये फॉस्फोलाइपेज क्या करता है, ये अरेकिडोनिक एसिड होता है एक, अरेकिडोनिक एसिड है ना, ये हमारा रिलीज करवा देते हैं ये फॉस्फोलाइपेज। अब फॉस्फोलाइपेज ने ये करा, अब हमारे दो एंजाइम और काम करते हैं, एक होता है साइक्लो ऑक्सीजनेज और एक होता है हमारा क्या, लिपो ऑक्सीजनेज। तो साइक्लो ऑक्सीजनेज ने जब अरेकिडोनिक एसिड पे काम किया तब जाके हमारा क्या क्या मिलता है उससे, हमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए और प्रोस्टासाइक्लिन हो गया, ठीक है, और एक और होता है क्या, थ्रोम्बोक्सिन। ये सुना होगा आपने, जहाँ पे क्लॉटिंग वगैरह होती है तो ये वहाँ पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लॉटिंग करवाता है। तो ये तीनों देख रहे हो अब आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा आया कहाँ से है, ठीक है, इस तरीके से ये आया है, ठीक है। और क्या ये जो, और फिर लिपो ऑक्सीजनेस हमारे ये ल्यूकोट्राइन्स को रिलीज करते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इनका भी ऑलमोस्ट काम बिल्कुल ऐसा ही है जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का आप देखोगे, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये भी हमारे बहुत अलग अलग टाइप के हैं, जैसे PGE2 हो गया, PGF2 हो गया। अब जैसे मान लो ये ब्रोनकाई में अगर कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा ब्रोनकियोल में क्या कर देगा, उसको रिलैक्स कर देगा, डायलेशन कर देगा, ठीक है, ये ऐसे इनके कुछ रोल हैं। तो हमें सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पढ़ना है, उनके टाइप्स क्या हैं उनसे हमें कोई इतना लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में वो नहीं है। ये हो गया, तो यहाँ से आपको पता चल गया ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहाँ से आए, तो अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये जो ये सारे होते हैं ना, है ना, और हाँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है ये हमारा प्रोस्टेनोइक एसिड से आया है, प्रोस्टेनोइक एसिड से, ठीक है, और ये सारे ही हमारे क्या, इसोनोइक एसिड से बने हैं, है ना, उसकी वजह से ये अरेकिडोनिक एसिड। तो इनको हम क्या, इकोजानॉइड्स भी कहते हैं, ऑटोकॉइड्स के साथ साथ क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, और ये इकोजानॉइड्स, ठीक है। कहीं आपको अगर ये टर्म देखने को मिले कि डिफाइन करो इकोजानॉइड्स, तो आप उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन्स, इन सब के बारे में आप लिख सकते हो कि कलेक्टिवली इनको मिला के हम क्या बोलते हैं, हम इकोजानाइड्स। तो यहाँ से पता चल गया। आप थोड़ा रोल देख लेते हैं, चलो रोल तो हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो जब जैसे ही हमारे ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स अगर रिलीज हो जाते हैं ना, उसके बाद ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं। तो देखो इन्फ्लामेशन और पेन कॉज हो गया है हमारा, ठीक है, और ये बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ही कोई इन्फेक्शन हो गया है, मानो किसी को टाइफाइड हो गया है, या फिर क्या कहते हैं TB हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, तो जो ये क्या है, सब इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन हो रहा है इस केस में। तो जब इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे देखते हो ना कि बुखार भी आ जाता है ना, क्यों, क्योंकि हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन उस टाइम पे रिलीज हुआ है और उसने बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है। कहाँ पे एक्ट करके, हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके, ठीक है, ये हो गया। और ये रिलैक्स करेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे स्मूथ मसल को, हमने पढ़ा, अभी मैंने बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि जैसे PGE2 है वो कंस्ट्रिक्शन कर देगा, है ना, स्मूथ मसल, ब्रोनकाई भी क्या है, स्मूथ मसल है हमारी लंग की, तो वहाँ पे ये काम होगा। और या फिर जैसे यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे ड्यूरिंग लेबर, प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो डिलीवरी के टाइम पे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं, कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये रिलीज होके। और अगर हमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, यानी कि अबॉर्शन करवाना है, तो उस केस में देखो एक मेडिसिन जैसे अलग से दी जाती है जो प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ा देती है, वो है मीज़ोप्रोस्टोल करके, मीज़ोप्रोस्ट के नाम से, ठीक है। तो ये हो गया। और ब्लड वेसल्स पे भी काम करते हैं ये, डायलेशन का, है ना, या फिर कॉन्ट्रैक्शन का। फिर GIT को प्रोटेक्ट करते हैं बाय म्यूकस प्रोडक्शन करवा के, और प्रोटेक्शन कैसे दे रहे हैं, एसिड सिक्रीशन को डिक्रीज करके। तो स्टमक की जो गैस्ट्रिक की लाइनिंग है हमारी, वो हमारी प्रोटेक्ट रहेगी, ठीक है, अल्सर नहीं होगा। मेंटेन ब्लड फ्लो इन ऑर्गन्स, क्या करके रखते हैं, ऑर्गन जैसे किडनी हो गया, जो भी ऑर्गन है वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा रखते हैं, कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स।
उसके बाद क्लॉट फॉर्मेशन हो गई, जैसे थ्रोम्बोक्सिन था वो प्रमोट करता है क्लॉटिंग को, है ना। ऐसी हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये भी क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, थ्रोम्बोक्सिन की हेल्प करते हैं। उसके बाद प्ले अ रोल इन ओव्यूलेशन करवाते हैं, ओवम का बनना, मेंस्ट्रुएशन होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से रेगुलेट करना, क्योंकि ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं गोनाडोट्रोफिन वगैरह ये इनको स्टिमुलेट करते हैं, इस पर काम करते हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी करवा देते हैं, ये हो गया लेबर के टाइम पे, ठीक है, डिलीवरी के टाइम। और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन का रिलीज भी करवा देते हैं, कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये था हमारा सारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में और सीरोटोनिन के बारे में। इस तरीके से जो हमारा चैप्टर 11 है फार्माकोलॉजी का ये कंप्लीट हो गया है, डी फार्मा का। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार देखो नोट्स लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं भी ऐसे कर सकती हूँ कि क्या करूँगी, डायरेक्ट वहाँ से कॉपी किया, पेस्ट करके पीपीटी बना दी और समझा दी, बट नहीं, मेरे को 3-4 रेफरेंस लेने पड़ते तब जाके मैं इसको प्रिपेयर करती हूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, इसमें मुझे मज़ा आता है, तो मैं डीप तक भी चले जाती हूँ। बट आपको जो मेन पॉइंट अपने एग्जाम में लिखना है वो भी यहाँ पे कवर है, वो आप कर सकते हो। नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन इसका आपको वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पे ही, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का। इसके अलावा एक डिस्कशन ग्रुप भी है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसमें बता सकते हो कि और क्या क्या मतलब नोट्स किसके चाहिए और किस पे लेक्चर जल्दी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।